मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। आज आपके समक्ष बात करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर, यानी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कि हमारे जितने भी पौधे हैं, पौरिया, उसमें जिनको उगाया जाता है, चाहे वो खीरा ककड़ी हो, रंगीन शिमला मिर्ची हो, चेरी टोमेटो हो, डच रोज, जरबेरा, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, लिलियम, जो भी हो, उसको हम कैसे खाना खुराक देते हैं। अलग अलग पौधों की अलग अलग बात होती है, लेकिन हम इन जनरल एक बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर कैसे पहचाना जाए किस पोषक तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, और इस आईएनएम को कैसे जो है एक विधिवत रूप से किया जाए, उसके ऊपर बात करने के लिए इंट्रोडक्शन। आईएनएम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जितने भी आपके पास में सुविधाएं हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, उनको इस हिसाब से आप दें कि आपकी ज़मीन का सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कार्बन है उसकी मात्रा ठीक रहे, और जो पोषक तत्व दिए जाते हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में मिल जाए, उनका ना तो प्रिसिपिटेशन हो, ना उनका जो है कोई दूसरे तरीके से हानि हो, तो हम उनका मैक्सिमम यूज प्लांट्स के अंदर करवा करके अधिक उत्पादन ले सकें। इसलिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर जाया जाता है। इसके उद्देश्य यही रहते हैं कि जो है यील्ड को जितने भी हमारी लोकल कंडीशंस है उनके अंदर कैसे बढ़ाया जाए, और जो न्यूट्रिएंट है उनका ऑप्टिमम यूज कैसे किया जाए, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, क्रॉप रेजिड्यूल है उनका जो है फार्म के ऊपर ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो भी है उनका कैसे किया जाए, और जो लैंड है हमारे पास में उसका क्रॉप रोटेशन करते हुए किस हिसाब से जो है उपयोग किया जाए, काम में लिया जाए। एडवांटेज क्या है कि मिनरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी है वो कंबाइंड हम इसमें यूज करें, तरीके से दें। न्यूट्रिएंट्स इंडिविजुअल क्रॉप के आधार पर ऑप्टिमल यूज उसका हो सके वो हम करें। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखें, सॉइल प्रोडक्टिविटी को जो है हम बढ़ाएं, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है नेग्लेक्टेड फार्म वेस्ट थ्रू रिसाइकलिंग हम जो है करें, ऐसा हम मानते हैं। ऑप्टिमाइजिंग हाई यील्ड और गुड प्रोडक्ट क्वालिटी इन ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विद प्रैक्टिकली नो डैमेज इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, गलत प्रभाव किसी चीज़ का ना पड़े। न्यूट्रिएंट अपटेक जो है उसको बढ़ाया जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम जो है इस पर बात करते हैं। अब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम देखते हैं कौन कौन से इसके कंपोनेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सॉइल जो है वो हेल्दी रहना चाहिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या अच्छी रहे, तो उसको बोलते हैं हम रिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला सॉइल। जो हम प्लांट लगाने जा रहे हैं वो हेल्दी हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी सॉइल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो FIM वगैरह टाइम पर दें, ताकि पोरोसिटी बने, जितना एयर का जितना वाटर का जरूरत है वो चीज़ हो। और प्लांट हेल्दी तैयार करें तो उसके लिए प्लास्टिक का ट्रे लें, नारियल का बुरादा उसके अंदर स्टरलाइज किया हुआ कोकोपीट जिसको बोलते हैं डालें, एक एक बीज डाल दें, पौध बढ़िया तैयार हो, एक सी हाइट का स्वस्थ पौध, उसको हम काम में ले लें। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स हम डालें, जैसे FIM फार्म यार्ड मैन्योर को बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश न्यूट्रिएंट्स है उनकी मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन फालतू की चीज़ें ज़्यादा होने से क्या है कि वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बैठती है, सॉइल का पोरोसिटी बढ़ाती है, उससे एरेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया रहता है। ज़्यादा वाटर है तो उसको हवा ज़्यादा रहने से कम कर दिया जाएगा, और यदि पानी की कमी है तो थोड़ी हवा कम रह करके पानी को आने दिया जाएगा, एक बैलेंस वहाँ पर बन पाता है। इसकी वजह से हम इसके बाद में जो है कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स के ऊपर बात करते हैं, जिनमें ऑयल कैक्स है। जितनी भी तिलहनी फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, तेल निकालने के बाद में जो प्रोडक्ट बचता है उसको हम कैक्स यानी खलियाँ बोलते हैं।
उनको भी हम जो है यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो सॉइल के अंदर डालने से, अप्लाई करने से न्यूट्रिएंट्स ज़मीन को, प्लांट को मिलता है, प्लांट उसको अपटेक करता है, स्वस्थ रहता है। तो हम ऐसे सिस्टम से काम करें। हमारा क्रॉप कंप्लीट हो गया तो हम उसमें ग्रीन मैन्यूरिंग करें, यानी जो ढेंचा वगैरह है या दलहनी फसलें हैं, उन फसलों को जो है हम इसके अंदर डालें, यानी कि हम इनका प्रोडक्शन लें और फूल वाली अवस्था के ऊपर जो है इन फसलों को पलट दिया जाए ज़मीन के अंदर, तो वो अच्छा रहता है। उससे ग्रीन मैन्यूरिंग होती है। और ग्रीन मैन्यूरिंग यदि हो गया तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी। वातावरण के अंदर तो नाइट्रोजन है, वो तो प्लांट को मिलता ही है। इन प्लांट्स के अंदर भी जो नाइट्रोजन होता है वो ज़मीन के अंदर अवेलेबल होता है, अवेलेबल फॉर्म में रहता है, प्लांट उसको अपटेक करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन आता है। फिर इसके बाद में चलते हैं तो बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। हम फर्टिलाइज़र पहले नहीं डालें, हम बायो फर्टिलाइज़र डालें। जो भी हम ज़मीन के अंदर अप्लाई करते हैं वो प्लांट को अवेलेबल हो जाए। कोई भी फर्टिलाइज़र भी हम यदि देते हैं तो वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, ज़मीन के अंदर यूं ही पड़ा रह जाता है। वो घुल जाए और प्लांट को अवेलेबल हो जाए। जैसे पीएसबी है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी, ये फॉस्फोरस को सोल्यूबल करता है, उसको घोलता है, उसको जो है तोड़ता है, उसको अवेलेबल फॉर्म में लाता है, प्लांट उसको जो है अपटेक करता है। ऐसी जो भी चीज़ें पड़ी हुई है बायो फर्टिलाइजर्स डालने से वो चीज़ें अवेलेबल फॉर्म में आती है। जो ज़मीन में पड़ा हुआ था, बायो फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं तो वो चीज़ें ज़मीन के अंदर जैसी पड़ी है वैसी की वैसी पड़ी रह जाएगी, तो वहाँ पर उस न्यूट्रिएंट का यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। और बायो फर्टिलाइज़र के बाद में आपके ज़मीन को ज़रूरत है, आपकी फसल को ज़रूरत है, तो फिर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। आप ये देख लें कि आपको समझ में आना चाहिए किस पोषक तत्व का, किस न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी प्लांट में कौन सी जगह होता है, कौन से न्यूट्रिएंट का, कौन से पोषक तत्व का टॉक्सिसिटी प्लांट में कौन सी जगह दिखाई देता है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर प्लांट को आप आवश्यकता के अनुसार वो फर्टिलाइज़र के माध्यम से या बायो फर्टिलाइज़र के माध्यम से या आपके दूसरे तरीके ग्रेन मैन्यूरिंग है, केक्स है या FIM है, इनके माध्यम से आप ज़मीन में अप्लाई करते हैं, प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं। तो हम यदि सिस्टम से चलते हैं तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कंप्लीट हो पाता है। इसलिए हमारे जितने भी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स भी क्यों ना हो, हम बात अपने किसानों से, हमारे कृषि से जुड़े लोगों से ऐसे ही करें कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अपनाया जाए। एक ही चीज़ लगातार नहीं दी जाए। हम यदि लगातार फर्टिलाइज़र देते हैं किसी न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी कंप्लीट करने के लिए, उसकी कमी की पूर्ति के लिए लगातार एक ही एक को देते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हम अलग अलग सोर्सेज से जो है प्लांट को पोषक तत्व जो है अवेलेबल करवाते रहें। ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, बीच में लिखा हुआ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और इसमें जो एक नंबर, जैसे ज़मीन स्वस्थ हो यानी माइक्रोब्स की संख्या रहेगी, पौधा स्वस्थ हो, अच्छा पौधा लगाएंगे, उसमें बल्कि मैन्योर्स डालें तो जो नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा, लेकिन सॉइल के जो पार्टिकल है उनके बीच में दूसरी चीज़ें बैठेगी, सॉइल का पोरोसिटी बढ़ाएगी, इसलिए ज़रूरी है। केक्स डालें कि जिन तेलीय फसलों से तेल निकलने के बाद में जिस केक को कोई नहीं खाता उसको ज़मीन में पूर्ति करें तो पोषक तत्व उसको प्लांट को मिलेगा। ग्रीन मैन्यूरिंग करें कि वातावरण की नाइट्रोजन को पकड़ करके हम प्लांट को अवेलेबल करवाते ही हैं, लेकिन इन प्लांट्स को फूल वाली अवस्था पर ही पलटाई कर देते हैं, तो इनसे, इनके अलग अलग पार्ट से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है ज़मीन में अवेलेबल होते हैं, उसको प्लांट लेता है। और फिर बायो फर्टिलाइज़र पर आते हैं तो जितनी चीज़ें हम देते हैं यदि वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं बन पाती है, वो ज़मीन में ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती है,
तो ये बायो फर्टिलाइजर्स उनको एक तरीके से घोल देते हैं, अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं और प्लांट उनको अपटेक कर पाता है। और फिर भी यदि ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई न्यूट्रिएंट का अभी भी डिफिशियंसी है तो उसकी पूर्ति हम फर्टिलाइजर से करें। ऐसे यदि हम एक के बाद एक सिस्टम से चलते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। और ये समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपने लोगों को जो भी खेती से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, उन सबको इसको जरूर अपनाना चाहिए। अब हम जैसे बात करते हैं सॉइल हेल्थ का, तो देखिए सॉइल हेल्दी, सॉइल स्वस्थ, मृदा स्वस्थ कब रहती है? जब उसकी तीन प्रॉपर्टी तीनों की तीनों बिल्कुल ठीक रहे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जो कौन कौन से उसके जो है गुण है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। ये तीनों प्रॉपर्टीज यदि बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल ठीक है, तो समझिए आपका सॉइल बिल्कुल हेल्दी है। और इनमें से कोई भी एक हल्की है, कमज़ोर है, तो फिर समझिए जो भी पोषक तत्व दिए जाते हैं वो बिल्कुल ठीक अवेलेबल फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं, या पौधा अपटेक नहीं कर पाता है, या लीच आउट हो जाते हैं, या उनका वैसे हवा में ह्रास हो जाता है। इसलिए तीनों ही चीज़ें ज़रूरी है सॉइल हेल्थ के अंदर। हम एक एक को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखिए हमारी सॉइल का हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, यानी मिट्टी के कण किस साइज के हैं। मिट्टी के कण मान लीजिए बड़ी साइज के हैं तो बड़े मिट्टी के कण एक दूसरे के पास में रहेंगे, लेकिन उनके बीच में जगह ज़्यादा रहेगी, यानी मैक्रोपोर्स रहेंगे। यदि मिट्टी के कण बारीक है तो उनके बीच में जगह कम रहेगी, यानी वहाँ पर जो है पानी रुकेगा, एकदम से परकोलेट नहीं होगा। और जो पहली वाली थी उसमें पानी जाएगा, एकदम से परकोलेट नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इतने बड़े मिट्टी के कण भी नहीं चाहिए। तीसरा, बिल्कुल फाइन सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के कण हो, महीन कण, तो वो ज़्यादा पास में आ जाएंगे तो वहाँ पर पानी के लिए, हवा के लिए जगह ही नहीं रह पाएगा। ऐसी मिट्टी भी गलत है। जैसे क्ले पार्टिकल, तो ये कणों की साइज है, बड़े आकार के कण, छोटे आकार के और छोटे आकार के, तो इसको बोलते हैं सॉइल का टेक्सचर, कणाकार, कणों का आकार क्या है, ये ठीक रहना चाहिए। दूसरा स्ट्रक्चर, ये कण एक दूसरे पर ऐसे बैठते हैं या एक दूसरे पर ऐसे बैठते हैं, इनका बैठने का तरीका क्या है, यह है सॉइल स्ट्रक्चर, यानी मिट्टी का संरचना कैसा है, ये ठीक हो। फिर है सॉइल कलर, आपके खेत में जो मिट्टी है वो किन चट्टानों से बनी है, किस प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, पीली मिट्टी, कैसी मिट्टी है, तो वो सॉइल का कलर डिपेंड करता है आपकी सॉइल कौन सी चट्टानों से बनी है उसके ऊपर। फिर पार्टिकल डेंसिटी, यानी आपने एक मुट्ठी भर के मिट्टी को उठाया तो उसमें मिट्टी के कण कितने हैं, खाली जगह कितनी है। मिट्टी के कण जितने हैं वो पार्टिकल डेंसिटी कहलाती है, जो खाली जगह है वो बल्क डेंसिटी कहलाती है। यानी ये जो खुली जगह है, बल्क डेंसिटी है, इसी के अंतर्गत आता है आपका हवा और पानी। फिर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी के पानी के पकड़ने की क्षमता कैसी है। आपने पानी दिया, पानी को पकड़ करके रहती है, इसका मतलब वो हैवी सॉइल है। आपने पानी दिया, थोड़ा पानी जड़ों के पास में रहा, बाकी नीचे की तरफ उतर गया, वो मिट्टी ठीक रहती है। तो ऐसी सॉइल का पानी को पकड़ने का क्षमता कैसा है, ये नहीं मिट्टी पानी पकड़ करके ही रहे। यहाँ पर हम पॉली हाउसेज की बात कर रहे हैं, संरक्षित संरचनाओं की बात कर रहे हैं, उसमें ढकी हुई जगह रहती है, उस ढकी हुई जगह के अंदर हमेशा छाया रहती है, धूप कम से कम आता है, 50% वाला जाली भी लगा रहता है। तो यदि हैवी सॉइल है तो हैवी सॉइल में ये संरचनाएं सक्सेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और पानी रुका रहेगा तो जड़ें गल जाएगी, डिजी जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये जो हमारी संरक्षित खेती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, ये सैंडी सॉइल में ही ज़्यादा सक्सेस है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस हिसाब से जो प्रभावित करती है। फील्ड कैपेसिटी, पानी कितने, आपका जो ज़मीन है वो कितने पानी को रोक करके रखता है, कितने को नीचे गिरा देता है, कितना उड़ करके चला जाता है। तो पानी के, मिट्टी के
पानी को पकड़ने की क्षमता यानी क्षेत्रधारिता जिसको बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी, वो ठीक रहे। विल्टिंग पॉइंट, आपकी ज़मीन के अंदर जो पानी है वो इतना रहना चाहिए कि आपकी जड़ें मुरझाने नहीं लगे, पौधा मुरझाने नहीं लग जाए। ये एक पॉइंट होता है, ये विल्टिंग पॉइंट यानी मुरझान बिंदु। इस मुरझान बिंदु के यहाँ पर जैसे ही आता तो गलत हो जाता, तो इस पॉइंट पर यानी कि ये क्रिटिकल पोजीशन है, इसके बाद इसके यहाँ पर होते ही तो तुरंत पानी दे ही देना चाहिए ये। और इनफिल्ट्रेशन रेट यानी कि ज़मीन आपका जो भी आपका सोइल है, मिट्टी है, उसके अंदर पानी किस गति से, किस दर से जो है अंदर की तरफ प्रवेश करता है, तो वो भी आपका ठीक रहना चाहिए। ये नहीं आपका पानी जो है आपने दिया मिट्टी के ऊपर ही पड़ा ही रहेगा, भरा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, ये सारा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ये सारी प्रॉपर्टीज ठीक है तो बहुत अच्छा रहेगा, सोइल का पोरोसिटी भी बढ़िया बना रहेगा और न्यूट्रिएंट का अपटेक भी अच्छा होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल, जो हम पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, दूसरी पर चलते हैं। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए आप ईसी, हम जब कभी भी आपके जो है कल्टीवेशन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप मिट्टी का, पानी का पीएच और ईसी चेक करवाओ। ईसी का मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। आपकी सोइल के अंदर साल्ट्स कितना है, पानी में साल्ट्स कितना है। ऐसे ही पीएच, आपकी मिट्टी का पीएच क्या है, 1 से लेकर 14 तक की कोई संख्या, इसके बीच का पॉइंट 7 है, 7 के आजू बाजू पीएच है, चाहे पानी का हो चाहे सोइल का हो, तो वहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो ठीक अनुपात में पौधे के अंदर जाते रहेंगे, उठते रहेंगे, अपटेक होता रहेगा। ऑर्गेनिक कार्बन सोइल का अच्छा है तो बढ़िया बात है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो जीवों की संख्या कम रहती है। सीईसी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि ऐसा नहीं कि एक गलत टाइप का जो है आयंस आकर के बैठ जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम जो है सोइल कोलाइड्स के ऊपर बैठ जाता है तो फिर वो सोइल क्ले के ऊपर बैठता है तो वो क्या है, भेदभाव करने लग जाता है न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में, वो नहीं होना चाहिए। और सोडियम Na और कैल्शियम यदि बैठ जाता तो कैल्शियम ये कहता है कि मेरे लिए आप सब समान हो, एक जैसी बात है, आप आराम से प्लांट के अंदर जाओ, जिसकी इच्छा है, जिसकी जरूरत है वो आराम से जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ये ठीक होनी चाहिए। ऐसे आज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ये भी ठीक होना चाहिए। ये सोइल की केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक जो गुण है वो चीज़ें है, ये अंदर की बातें होती हैं, इनको साइंटिस्ट लोग ज़्यादा समझ पाते हैं, किसान इतना नहीं समझता है, इसीलिए वो केवल आइडिया से काम चलाता है। इन चीज़ों को समझ जाए तो फिर वो आइडिया नहीं लगाएगा, वो प्लांट की फिजियोलॉजी को देख के, उसकी बाहरी संरचना को, पत्तियों को, इनको देख करके समझ जाएगा मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट देना है नहीं देना है, वो आगे बढ़ेगा। और फिर ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये भी ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। सोडियम जैसे ही ज़्यादा उसको चेंज कर दिया जाए तो फिर भेदभाव नहीं रहेगा प्लांट के अपटेक के अंदर, तो अपटेक में भेदभाव ही नहीं रहेगा तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल हो पाएंगे अच्छे तरीके से। तो किसान क्या करता है, ज़मीन के अंदर जो भी फर्टिलाइजर देता है या पोषक तत्व जिस माध्यम से भी देता है वो ज़रूरी नहीं प्लांट उठा ही ले। हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमने जो ज़मीन के अंदर दे दिया, जो सोइल में दे दिया, उसको पौधा लेना चाहिए। यदि 100% लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे, लेता है कि नहीं लेता, हम तो देते रहते हैं, ज़मीन में पड़ा रहता है। किसान का फ़ोन आता है, सर मेरी इस फसल में कुछ नहीं हो रहा, वो फसल जैसे तैसे किसान निकाल लेता है। दूसरी फसल का टाइम आता है, ज़मीन में जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो पड़ी रह गई, प्लांट लिया ही नहीं, इसलिए ऐसा ही प्रोडक्शन आ गया। अब उसने जुताई वगैरह की है, सोइल का प्रिपरेशन किया है, कंडीशन सोइल का ऐसे बन गया कि जो चीज़ें पड़ी थी वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है। दूसरी फसल लगाता है, दूसरी फसल को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो किसान क्या कहता है, सर मेरी प्लांट में तो, मेरी फसल में तो, मेरे प्लांट्स के अंदर तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब किसान समझ ही नहीं पाया इस चीज़ को, उसने अभी कुछ नहीं किया, पहले दिया था, पहले अवेलेबल फॉर्म में आ नहीं पाए थे, ऐसी कंडीशंस बनी नहीं थी, अब वो जो है अवेलेबल फॉर्म में आ गए तो उसने प्लांट को जो है मिलना वो शुरू हो गया।
और जैसे ही मिलना शुरू हो गया तो प्लांट बढ़िया ग्रोथ करने लग गया, उसकी शारीरिक ग्रोथ बढ़िया होने लग गई। तो ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको ध्यान में रखते हुए किसान को जो है जो भी चीज़ें अप्लाई करे वो करना चाहिए सोच समझ करके। तो जो भी किसान खेती का काम करे उसको सबसे पहले मिट्टी पानी की जांच कराना चाहिए। मिट्टी का पीएच कितना, ईसी कितना है, पानी का पीएच कितना है, ईसी कितना है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जांच करवाना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश कितना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कितना है, Fe, Mn, Zn, CuCl, MoB, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ये कितना है। और इनकी कमी है तो देना चाहिए, इनकी कमी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो पैसा जेब में पड़ा है उसको खर्च नहीं करना। तो ये आता है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरा, तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, ये है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जीव, जितने भी जीव है। सोयल बायोमास, सोयल फ्लोरा भी होते हैं जिसमें मैक्रो भी होते हैं माइक्रो भी होते हैं। मैक्रो का मतलब बड़े, माइक्रो यानी छोटे। मैक्रो में कौन आते हैं, जैसे अपने पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी जड़ें जो है सोयल फ्लोरा कहलाती है। वो न्यूट्रिएंट्स को खींचने का काम करती है, बड़े रूप से खींचती है, बड़ी होती है, तो मैक्रो में रख दिया। माइक्रो में क्या है, बैक्टीरिया जीवाणु है, फंजाई कवक है, आपके एक्टिनोमाइसीट्स है, आपकी एल्गी शैवाल जिसको बोलते हैं वो है, जिसको काई लोकल में आप लोग बोलते हैं वो है। ये सोइल फ्लोरा है, ये जमीन के अंदर होने चाहिए। ये बढ़िया है, अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में है। तो जो भी चीज़ जमीन के अंदर दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे आपने यूरिया खाद डाल दिया तो यूरिया से अमोनिया बनता है। चावल के अलावा अमोनिया को कोई प्लांट अमोनिया रूप में नहीं खींचता है। अमोनिया को जब तोड़ा जाता है तो उस छोटे रूप को लिया जाता है दूसरी फसलों के द्वारा। तो अमोनिया को नाइट्राइट में तोड़ता है, उस जीव का नाम है, उस जीवाणु का नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में तोड़ता है नाइट्रोबैक्टर, ये भी जीवाणु है। जब ये यहाँ पर टूटता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में तोड़ता है उस अमोनिया को नाइट्राइट से, तब जाकर के पौधा खींच पाता है। ऐसी समझने की बात है कि जितना भी चीज़, जो भी न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर दिया जाता है वो टूट जाता है, अवेलेबल फॉर्म में बन जाता है, तो पौधा अपटेक कर लेता है। इसलिए उनको तोड़ने के लिए माइक्रोब्स की संख्या का जमीन में होना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं बेवजह फर्टिलाइजर मत डालो, बेवजह इंसेक्टिसाइड यानी कीटों की दवा मत डालो, बेवजह फंजीसाइड यानी बीमारियों की दवा मत डालो। सबसे पहले सोचो, समझो, देखो न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी है, कमी है तो दो फर्टिलाइजर, नहीं तो मत दो। यदि आपके कीड़े की जरूरत, कीड़ा आ गया और उसकी दवा डालने की ज़रूरत है तो ठीक मात्रा में दो, लेकिन देने का तरीका भी आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप बीमारी आ जाती है उसकी कोई दवा देते हैं तो ठीक मात्रा में दो, उसका देने का तरीका आपको आना चाहिए। तब तो ये जीव मरेंगे नहीं, अन्यथा आपने ज़्यादा दे दिया, ये जीव मारे जाएंगे तो आपकी सॉइल का फर्टिलिटी खत्म, उसकी जो उर्वर क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि ये मारे जाते हैं, सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं, तो सॉइल के अंदर जो हलचल नहीं होता है, पोरोसिटी नहीं बनता है, मामला बिगड़ जाता है। इसलिए समझने की चीज़ है। दूसरा, सॉइल फेनो की बात करते हैं तो उसमें मैक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। फेना जीव, सॉइल फेना में कौन होते हैं, देखिए आप, अर्थवर्म यानी केंचुआ। केंचुए अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ केंचुए होते हैं जो मिट्टी को खाते हैं, तो अपने यहाँ पर इन जनरल मिट्टी को खाने वाले केंचुए मिलते हैं। सर्दी के टाइम में आप देखते होंगे रोड के, खेतों के आजू बाजू, रोड के आजू बाजू बरसात में निकल जाते हैं ज़मीन से बाहर, है ना, उनका प्रजनन टाइम होता है, वो जो है इधर उधर अपने को दिखाई दे जाते हैं, वो मिट्टी खाने वाले। लेकिन कुछ अलग है। गाय भैंस ने चारा खाया था, खाने के बाद में गोबर के रूप में निकाला, उस गोबर को खाने वाले भी ये जो केंचुए होते हैं। उन केंचुओं को हम गोबर के अंदर छोड़ देते हैं, गोबर को खाते रहते हैं और पीछे से निकालते हैं तो कंपोस्ट बनता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ये कीड़ा है, वर्म है। इस कीड़े ने, इस अर्थवर्म ने, इस केंचुए ने उसको खा लिया, खा करके पचा करके निकाला है। वो एक तरीके से जो है प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ये प्लांट में अप्लाई करें तो माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ती है, पोरोसिटी भी बढ़ती है, इसमें न्यूट्रिएंट भी अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन कई किसान जो प्लांट्स को दिखाते नहीं बेचारों को,
तो अर्थवर्म जो है जमीन में होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सोइल का तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। मोल्स, घेंगा वगैरह ये चीज़ें, मोल्स छोटे जीव हैं, एंड्स, चींटियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो अपनी अपनी जगह सुव्यवस्थित होनी चाहिए, इनकी मात्रा एक बैलेंस में रहनी चाहिए। ये नहीं चींटियाँ हो गई या केंचुए हो गए, इनकी संख्या ठीक अनुपात में रहे तो सब अपना अपना काम करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि धरती पर जितने भी जीव है उन सबको एक बैलेंस में रहना चाहिए, उनकी मात्रा कम ज़्यादा अपने को नहीं करनी चाहिए। तो सब अपना अपना काम करते रहते हैं, तभी हमारी जीव संपदा जीवित भी रह पाती है। तो ये माइक्रो फेना में कहलाते हैं, मैक्रोफेना में कहलाते हैं। माइक्रोफेना की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ, ये इसमें आता। निमेटोड, जैसे आप लोग कहते हैं किसान लोग कि मेरी फसल के अंदर निमेटोड आ गया, हम आपको पूछते हैं कैसे पता चला, कि सर जड़ों के अंदर गांठें बन गई थी। तो हमने कहा कि गांठें तो दाल वाली फसलों में बनती है। तो किसान बोलता है कि सर दाल वाली फसल नहीं थी, वो तो सीरियल्स थे, है ना, उनके अंदर भी, धान्य फसलों के अंदर भी गांठें बन गई। तो हम समझ गए कि निमेटोड है, तो वो सही समझे बिल्कुल एकदम। तो निमेटोड क्या करता है, जो जड़ वाला पोर्शन है उसके अंदर जो विसील्स है जिनसे फूड मटेरियल ऊपर जाता है, उनके अंदर खुद बैठ जाता है और फूड मटेरियल को नहीं जाने देता है। तो जो है प्लांट का डेथ होने लग जाता है, प्लांट हल्का होने लग जाता है, पीला होने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है। तो ये निमेटोड अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो बीमारी फैलाते हैं प्लांट्स के अंदर या उनको परेशान करते हैं वो गंदे वाले कहलाते हैं। जो प्लांट्स के अंदर बीमारी नहीं फैलाते, सॉइल के अंदर जो है टनल्स बनाने का काम करते हैं, वो कृषक मित्र कहलाते हैं। तो अर्थवर्म को भी और इन निमेटोड्स को भी कृषक मित्र भी कहा जाता है यदि हार्मफुल वाले नहीं है तो, और यदि नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो फिर कृषक मित्र नहीं कहलाते हैं। तो ये सॉइल फेना के अंदर आते हैं मैक्रो और माइक्रो के रूप में। फिर ऐसे ही जो है बैक्टीरिया जो अपने हैं ना, जिनको हमने पढ़ा था सॉइल फ्लोरा के अंदर, माइक्रो सॉइल फ्लोरा, उसके अंदर बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं, जीवाणु जिनको बोलते हैं। हेट्रोट्रोफिक होते हैं और ऑटोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक क्या करते हैं, जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, जैसे सिम्बायोसिस की प्रक्रिया होती है। एक बैक्टीरिया ये कहता है कि मैं आपको ये चीज़ देता हूँ, आप मुझे ये चीज़ दे दो। तो यानी आदान प्रदान करते हैं, या साथ मिल करके जो खाना बनाने का काम करते हैं, एक साथ जो है जीवित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोसिस, सहजीवी जिसको बोल सकते हैं, जो अपने दोनों के जीवन को ही यापन करते हो, वो कहलाते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स, नॉन सिम्बायोटिक, यानी साथ साथ नहीं, सब अपना अपना इंडिविजुअल करते हैं, आप अपना करो, मैं मेरा काम करता हूँ। तो बैक्टीरिया भी इस टाइप के भी होते हैं। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया में हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, आपके जो दूसरे फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स, एल्गी, अर्थवर्म, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, ये सब चीज़ें संतुलित अनुपात में सॉइल में होना चाहिए। ये है तो हम कहेंगे कि सॉइल का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल शानदार है। तो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तीनों प्रॉपर्टी किसान के समझ में आनी चाहिए, जो भी खेती करने वाला उसके समझ में आना चाहिए। ये समझ में आएगा तो हम इन चीज़ों को जान करके हम फर्टिलाइजर्स बेवजह नहीं डालेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बेवजह नहीं डालेंगे, हम जो है ज़मीन में अंधाधुंध इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी फसल का प्रोडक्शन बढ़िया लेंगे, अच्छी क्रॉप आएगी, हमारा प्रोडक्शन भी ऑर्गेनिक जैविक टाइप का होगा, और हम प्रकृति को संतुलित करने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम किसान को कहते हैं कि आप मिट्टी जांच कराना चाहते हैं तो आप सॉइल का सैंपल लीजिए। तो देखिए 1 नंबर पर जो डायग्राम है, इसको अगर बोलते हैं। ये मेरा कर्सर जो घूम रहा है ये अगर है, और खेत में ऐसे मार्किंग हम कर लेते हैं, अलग अलग जगह से जो है जो पॉइंट बने हुए हैं इनसे हम जो है सॉइल का सैंपल लेते हैं। और ये अगर नहीं है तो देखिए हमारे पास में जो है खुरपी है, खुरपी से हम जो है सॉइल सैंपल ले लेते हैं। फिर सॉइल को एक जगह करते हैं ऐसे, और उसको एक जगह इकट्ठा किया,
ढेरी बन गई, ढेरी पर हाथ घुमाया, फ्लैट हो गया, उसको बीच में से काटा, 2 भाग हो गए, फिर बीच में और काटा, 4 भाग हो गए, 2 भागों को हटा दिया, 2 को रख लिया। ऐसे तब तक करें जब तक आधा किलो मिट्टी नहीं रह जाए। तो ये जो मिट्टी हमने इकट्ठा किया था वो अपने खेत में अलग अलग जगह से उठती है, ताकि वो पूरी की पूरी मिट्टी एक जगह आ जाए, होमोलॉगस सैंपलिंग का काम करे, यानी कि इस पूरे प्रक्षेत्र को प्रतिदर्श करे, इसको पूरे को रिप्रेजेंट करे। इसलिए हम एक जगह वो नमूना लेते हैं और फिर उसमें से जो है एक ढेरी बना करके ऊपर से फ्लैट करके 4 भागों में काटते हैं, 2 को उठा दिया, 2 को रख लिया, फिर ढेरी बनाई, ऊपर से फ्लैट किया, 4 भागों में काट दिया, 2 उठा दिया, 2 रख लिया। ऐसे तब तक करें जब तक आधा किलो मिट्टी रह जाती है। फिर एक थैली लेते हैं, उस पर अपना नाम है, अपना खसरा नंबर, ज़मीन का कौन सी डेट है, कौन से खेत से लिया, क्या लिया, वो सारी चीज़ें करके हम इस सैंपल को लेकर के, ये सही सैंपल हो गया आपका कलेक्शन, और इसको आप जो है सॉइल लेबोरेटरी के अंदर दीजिए। सॉइल लेबोरेटरी के अंदर बोलिए आप अधिकारियों को, इसमें पोषक तत्व कितने हैं उसका भी पता करें, माइक्रो मैक्रो जितने भी है, और दूसरी चीज़ इसका पीएच और ईसी भी आप जो है चेक करें और हमें बताएं, और फिर उसके अनुसार ही आप जो है फर्टिलाइजर्स, आप न्यूट्रेंट्स, फर्टिलाइजर नहीं बोलूँगा, ये न्यूट्रेंट्स पोषक तो अप्लाई करें। जो भी आपकी विधि है उस विधि से करें। विधि क्या रहेगी? सिस्टम से एक के बाद में एक। आपने ज़मीन को सही तरीके से तैयार किया था, FIM डाली थी, उसमें जो केक्स डाली थी, उसमें जो ग्रीन मैन्यूरिंग भी की थी, बायो फर्टिलाइजर डाले थे, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फर्टिलाइजर डालेंगे। ऐसे सिस्टम से काम करें। INM वो जो अपना चक्र था उस चक्र को अप्लाई करते हुए, और फिर जब आपका ये सैंपल ठीक आता है तो आपने जो इसको वह दे दिया और सैंपल का इंतज़ार करो। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है खेती के अंदर, और मार्केट में 2 ये जो है इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे। जैसे लाल कलर वाला है ये pH मीटर है, और जो नीले कलर वाला है वो EC मीटर है। तो ये pH मीटर है, मिट्टी का और पानी का pH दर्शा देगा, और EC मीटर है, मिट्टी का और पानी का EC दर्शा देगा। अब जैसे मान लीजिए पानी का pH चेक करना है तो क्या करना है, जो पानी आप पौधों को पिलाते हैं, जो सिंचाई के काम में लेते हैं, एक शीशे के ग्लास के अंदर वो पानी आपने लिया, और जो है pH EC मीटर को लिया, EC चेक करना है तो नीचे से खोला, ऊपर से सिस्टम को ऑन किया, उसमें डुबोया, झट से रीडिंग आ जाएगी। आपका pH मीटर डाला तो pH कितना है, EC मीटर डाला तो कितना EC है, पानी का आ जाएगा। ऐसे आपको सोइल का लेना है तो एक जो है शीशे का पॉट लिया, उसके अंदर मिट्टी थोड़ी सी डाली और उसमें पानी डाला, लेकिन ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है, पानी डिस्टिल वाटर हो, आशुद्ध जल जिसको बोलते हैं, वो डालना है। वो डाल के उसमें घोलें, घोलने के बाद में छान लें। जो छनित्र आया है उसके अंदर pH मीटर को डालेंगे तो मिट्टी का pH आ जाएगा, EC मीटर को डालेंगे तो मिट्टी का EC आ जाएगा। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अपने किसान आजकल रखने लग गए हैं। पोलिया स्टेज में काम करने वाले बड़े तेज़ तर्रार लोग हैं, नॉलेजेबल है, उनको काफ़ी नॉलेज होने की वजह से वो अपने घर पर बैठे बैठे इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं। उसके अनुसार जो है अपनी सॉइल के अंदर जो चीज़ अप्लाई, जो न्यूट्रेंट अप्लाई करना वो करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं, सॉइल को पोल्यूट होने से बचाते हैं। हम इन दोनों जो है इंस्ट्रूमेंट को काम में ले सकते हैं, pH मीटर, EC मीटर। देखिए जैसे ये एक बीकर है, क्या नाम, पॉट है, बीकर शीशे का, इसके अंदर पानी लिया, पानी और मिट्टी डाली, और फिर इसको जो हमने घोलते रहे, फिर हमने इसको छान लिया, एक कीप लिया, उसमें फिल्टर पेपर लगा दिया, छान लिया, नीचे जो छनित्र आया उसके अंदर जो है pH मीटर को डाला, मिट्टी का pH आ गया, EC मीटर को डाला, मिट्टी का EC आ गया। ऐसे जांच हम आराम से कर सकते हैं घर बैठे ही, और फिर उस जांच के हिसाब से हम जो है न्यूट्रेंट अप्लाई करें। ये हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो आपकी सॉइल को पोल्यूट होने से, आप अपने प्लांट को बेवजह जहरीला होने से और अपने आप को जहरीला होने से बचा सकते हैं। अब देखिए हम pH की बात करते हैं। pH यदि 7 से ज़्यादा है तो क्या दिक्कत होती है? pH की हम बात कर रहे थे, तो pH की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए हम चेक करते हैं, मैंने कहा 1 से लेकर 14 तक की संख्या, बीच का पॉइंट 7 है, 7 के आजू बाजू है तो अच्छा है, लेकिन 7 से आगे चला गया, चाहे मिट्टी का हो चाहे पानी का, तो दोनों क्षारीय प्रवृत्ति के कहलाएंगे। 7 से नीचे की तरफ आ गया तो अम्लीय प्रकृति के कहलाएंगे। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, हम थोड़ा सा बात करते हैं।
7 से जैसे ही pH ऊपर जाता है, इसका मतलब क्षारीय मिट्टी हो गई, क्षारीय पानी हो गया, वो हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो कम घुल पाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो आपने जमीन में दे दिया, लेकिन वो पानी में घुलते ही नहीं है, उस मिट्टी में घुलते ही नहीं है। पानी का pH ज़्यादा है तो नहीं घुलते हैं, और मिट्टी का pH ज़्यादा तो नहीं घुलते हैं, यानी जम जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जमाव हो जाता है। अब आपने तो सोचा मैंने डाल दिया, पौधे ने ले लिया होगा, पौधे ने तो लिया ही नहीं। तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई pH का। pH ज़्यादा था, आपने तो दे दिया, लेकिन पौधे ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट आपने जो ज़मीन के अंदर डाला है वो घुला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऐसे प्रभावित करता है pH 7 से ज़्यादा हो गया तो। अब मान लो 7 से ज़्यादा हो गया, दूसरा क्या हो जाता है, देखिए कि हम पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, 3 इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। दूसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और प्राइमरी को सेकेंडरी को एक साथ बोलते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तीसरी लाइन है FeMn, Zn, Cu, Cl, MoB, इनको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो तो मैक्रो बोले जाते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी को तो मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और इनको माइक्रो बोलते हैं। वो तो वृहद पोषक तत्व कहलाते थे, ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की pH 7 से ज़्यादा होते ही जो है कमी हो जाती है, यानी जमीन के अंदर तो किसान ने दे दिया, लेकिन पौधा अपटेक नहीं कर पाता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। देखिए Fe ये पहला ही पोषक तत्व है, Mn, फिर B बोरोन, और Z जिंक। ये सारे के सारे कितने पोषक तत्व बोल दिया मैं? Fe, Mn, बोरोन, जिंक, 4। ये चारों के चारों पोषक तत्व, इनका अपटेक ही नहीं हो पाता है। दे तो दिया किसान, लेकिन पौधा नहीं उठा रहा। अब किसान को हम कहते हैं कि आपने ये दे दो, किसान कहता है मैं दे दिया सर, दे दिया। तो अब समझना चाहिए मैंने दे दिया, लेकिन पौधा नहीं उठा रहा, तो इसलिए उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ये समझने की चीज़ है। और फिर इसमें देखो एक P लिखा हुआ है, P का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट P। ये फास्फोरस है ना, ये भी pH ज़्यादा होते ही पौधे में उठता नहीं है। अब नहीं उठा, किसान कहता सर मैंने तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सारे ही डाले थे। फास्फोरस को जो मैंने जमीन के अंदर DAP के माध्यम से दिया था, ऊर करके दिया था, लेकिन दे दिया, अवेलेबल फॉर्म में नहीं बना, क्योंकि वो pH ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनको समझना ज़रूरी है। pH ज़्यादा होता तो इस टाइप की चीज़ें हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, pH मान लीजिए 7 से कम है, कम साइड में आ गया, चाहे पानी का हो चाहे मिट्टी का हो। देखो कितनी सुंदर बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। कम है तो क्या होगा pH कम होने पर? देखो अपटेक ऑफ Mg और MO। Mg का मतलब है मैग्नीशियम, MO का मतलब है मोलिब्डेनम। ये दोनों जमीन में किसान ने दे दिया, लेकिन पौधा नहीं उठाता है। लो साहब क्या कर लोगे? तो खेल ये है, किसान ने तो सब कुछ जमीन में दे दिया, लेकिन जमीन में देने के बाद में वो घुलने के बाद में उसको ऊपर पौधा उठा ले, तब जाके काम होगा। यही दिक्कत है, यही मेन समस्या है। तो ये किस केस में हुआ? जब pH 5 से कम था। मैग्नीशियम का क्या काम है? मैग्नीशियम की पहले तो बात करते हैं, कौन सा पोषक तत्व है? ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इस लाइन में आता है। और दूसरी बात क्या है मैग्नीशियम का, कि ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है। ये खाना बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पौधे के अंदर खाना कहाँ बनता है? उसका रसोई घर कहाँ है? पत्तियाँ हैं, पत्तियों के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए यही नहीं गया तो खाना कौन बनाएगा जी? खाना नहीं बना तो प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा? ये दिक्कतें हैं। ऐसे ही यदि pH 5 से कम है तो देखिए Mn जो न्यूट्रिएंट है, FeMn मैंने बोला था, यानी तीसरी लाइन का, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का उस लाइन का दूसरा न्यूट्रिएंट है Mn, यानी मैग्नीज। वो तो मैग्नीशियम था, ये मैग्नीज है। मैग्नीशियम की तो क्या है?
वो पौधा उठा ही नहीं रहा था। और इसके केस में क्या हो जाता है कि ये ज़्यादा घुल जाता है, ज़्यादा सोल्यूबल है ये। कब? जब pH 5 से कम रहता है तो ज़्यादा घुल जाता है, तो ये खूब जाता है पौधे के अंदर। और ये खूब जाता है तो पौधे के अंदर इसकी कमी की बजाय अधिकता हो जाती है। इसकी अधिकता हो जाती है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जैसे ये Mn ज़्यादा जाता है, दूसरे पोषक तत्वों को कहता है कि मैं अंदर ज़्यादा आ गया हूँ, अधिक मात्रा में हूँ, जब तक मैं रहूँगा आप लोग नहीं आ सकते। तो इसने आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करने का काम कर दिया, कृत्रिम कमी इसने बढ़ा दी। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर को बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। जो इस चैप्टर को समझ जाता है वो आराम से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देता है, जितने जमीन के अंदर देता है सारे पौधों के द्वारा उठवा लेता है, अपटेक करवा देता है। और जो अपटेक करवा देता है वही एग्जैक्ट फार्मर है, वही वास्तव में खेती करने वाला है, सक्सेस खेती ही वही कर रहा है, ये समझो आप। तो ये इतना बड़ा खेल है पीएच का, ईसी का, न्यूट्रिएंट्स के अपटेक में, पोषक तत्वों के उठने में। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम तो आप कहीं भी जो है हमारे कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के मेले लगते हैं उसमें किसान खूब देखते होंगे, ये बार्स दिए हुए हैं, खूब देखते होंगे आप। लेकिन इसको समझने की जरूरत होती है, जहाँ पर चौड़ा बार है वहाँ पर वो पोषक तत्व अवेलेबल होता है, जहाँ सकड़ा हो गया वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होता है, ये ऐसे दर्शा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि 7 के आजू बाजू यदि पीएच है वो अच्छा रहता है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल अच्छे तरीके से होते हैं। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट मैं आपको वैसे तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर बताते हैं। देखिए आप इस सारणी को देखो, देखो पहला है कार्बन। मैं मेरे कर्सर को लेता हूँ, ये कार्बन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को पौधा पानी से, हवा से ले लेता है, इसलिए इनको तो देने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इन तीनों को अपन जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इन तीनों को देखिए, ये इधर प्राइमरी न्यूट्रिएंट, हाँ इनको बोलते हैं तीनों को प्राइमरी न्यूट्रिएंट, है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएंगे फिर बाद में तीनों के तीनों। अब ये नाइट्रोजन इस रूप में लेता है, देखो पौधा, मैं आपको बता रहा था नाइट्रेट, ये है NO3 माइनस, और ये NH4 प्लस है यानी अमोनिया। तो चावल तो इस रूप में लेगा नाइट्रोजन को जो आपने यूरिया डाला है, और दूसरी फसलें इस रूप के अंदर लेती है। तो ये रूप बनता है तभी जो है फसल इसको खींच पाती है। जब तक ये रूप नहीं बनेगा तब तक आप कितना ही यूरिया डाल दो खेत के अंदर, पौधा नहीं ले पाएगा उसको, इसलिए ज़रूरी है। फास्फोरस को देखो इस रूप में बनेगा तब खींचेगी, पोटाश को देखो इस रूप में बनेगा तब फसल खींचेगी। तो फसल जो पौधा लगाया हुआ आपका, वो पौधे लगाए हुए वो इनको खींच ले, अपटेक कर ले। अपटेक का मतलब खींचना, ऊपर लेना, तभी जाकर उनको मिल पाएगा, तभी तो आगे काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो ये तीनों के तीनों इस फॉर्म में मिलेंगे तब जाकर के आपका काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों के तीनों उस अवेलेबल फॉर्म में, उस फॉर्म में आएंगे तब जाकर के अवेलेबल होंगे। फिर दूसरे कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये सल्फर, ये तीनों जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। इधर देखो आप सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये कैल्शियम को देखो आप, कैल्शियम, ये कैल्शियम Ca++ इस रूप में आएगा तब पौधा उठाएगा। मैग्नीशियम Mg++ रूप में आएगा तब पौधा उठाएगा। सल्फर SO4- इस रूप में आएगा तब पौधा उठाएगा, नहीं तो कितना ही डाल दो पौधा नहीं उठाएगा, यानी वो जमीन में ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए आप हमेशा समझा करो कि जिस चीज़ को देते हैं वो दे तो दिया, लेकिन जमीन से पौधा उठा लिया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ध्यान रखा करो। आपने जमीन में खूब दे दिया, पड़ा है, क्यों पैसे बिगाड़ते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर अपने को नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, तीनों को, ऊपर वालों को प्राइमरी न्यूट्रिएंट, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट को, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को एक साथ बोलते हैं। तो ये कहलाता मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी इनकी मात्रा ज़्यादा जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, इसलिए मैक्रो बोलते हैं। बड़े वृहद पोषक तत्व हिंदी में बोलते हैं।
और फिर उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं तो देखिए सल्फर तक तो अपन कर ही लिए थे। ये आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए FeMnZnCuBmOCl। ये इस रूप में आएंगे, फेरस इस रूप में आएगी तब जाकर के पौधा खींचेगा, मैग्नीज इस रूप में, जिंक इस रूप में, कॉपर इस रूप में, बोरोन जो है इस रूप में आएगी तब पौधा खींचेगा, और मोलिब्डेनम जो है इस रूप में आएगी तब, क्लोरीन इस रूप में तब पौधा खींचेगा। इन सबको पौधों में बहुत कम जरूरत पड़ती है, इन सब की पौधों में बहुत कम जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे आटे के अंदर नमक मिलाते हैं तभी टेस्ट बन पाता है, वैसे ही प्लांट को जब तक ये न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाते हैं तब तक बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोडक्शन नहीं आता है। इसलिए जितने भी ये न्यूट्रिएंट है, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, मैक्रो में प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये सब प्लांट में जितनी जितनी जरूरत है उतना उतना जाना जरूरी है। तो इस स्लाइड पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने किसान बंधुओं को सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल करवाना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना, तब जाकर के आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पूरा होगा। नहीं तो आप देते रहो, पैसा जेब से खर्च होता रहेगा, ज़मीन के अंदर वो पड़ा रहेगा, पौधा उसको उठाएगा नहीं, तो उठाने जैसी पोजीशन में वो रहे। फिर चलते हैं अपन आगे। तो देखिए अब दूसरे तरीके से बात करें कि आप किसी भी न्यूट्रिएंट को देखना चाहते हो उसकी कमी के या अधिकता के लक्षण तो कहाँ दिखाई दे। तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 3 तो वो, और मैग्नीज और जिंक 2, ये 5, ये मोबाइल कहलाते हैं। मोबाइल का मतलब है जमीन से पौधा उठाता है, उठते हैं तो उठ करके पौधे के टॉप तक जाते हैं और फिर नीचे तक घूम जाते हैं, इनकी मर्जी, ये पौधे में गति करते हैं, चल है, चल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और फिर है SCABFEMNMOCU, ये पोषक तत्व जो है ना, ये इमोबाइल है, यानी जड़ों से पौधे ने उठाया और जहाँ गए वहाँ के वहीं ठहर जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इमोबाइल। तो पौधे में मोबाइल भी होते हैं, इमोबाइल भी होते हैं और मॉडरेट मोबाइल भी होते हैं, यानी अधिक गति करने वाले, थोड़ी गति करने वाले, बिल्कुल भी गति नहीं करने वाले। ये पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं तो जो जहाँ जा कर के ठहर जाता वहीं पर अपनी कमी के या अधिकता के लक्षण दिखाता है। इसलिए अपने को इनका भी नॉलेज होना जरूरी है, कौन से चलने वाले हैं, कौन से नहीं चलने वाले हैं। तो अब बात आती है कि कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण या अधिकता के लक्षण कहाँ देखे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखिए यहाँ पर देखो, आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले नाइट्रोजन, देखिए ये नीचे ही नीचे, नाइट्रोजन की कमी या अधिकता के लक्षण पौधे में नीचे वाले पोर्शन पर दिखाई देते हैं। कहाँ? नीचे वाले पोर्शन पर, नीचे के भागों पर नाइट्रोजन। दूसरा पोषक तत्व था फास्फोरस, ये रहा फास्फोरस, नीचे की पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया। तीसरा पोटाश, पोटाश नीचे की पत्तियों पर ही दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उनकी तीनों की कमी के लक्षण नीचे वाली पत्तियों पर पौधे में दिखाई देते हैं। अब तीनों के नीचे दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों ही दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे? तो वो पहचान करेंगे पत्ती का रंग कैसा, रंग के आधार पर हम तुरंत पहचान जाएंगे कि नीचे की तरफ दिखाई देती हैं तो 3 है, लेकिन 3 में भी अलग अलग कौन कौन सी पत्ती पर कैसे कैसे दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर एक बचा हुआ है, देखिए ये रहा Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी दूसरी लाइन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, द्वितीय पोषक तत्व है,
उस दूसरी लाइन का दूसरा पोषक तत्व है मैग्नीशियम, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसकी कमी के लक्षण भी पौधे की पत्तियों में, नीचे वाली पत्तियों में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण पौधे में नीचे वाले पोर्शन पर दिखाई देते हैं, नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। दूसरा, ऊपर चलिए आप, दूसरी लाइन, पहली लाइन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश कंप्लीट हो गया नीचे, और दूसरी लाइन का एक बीच वाला नीचे मैग्नीशियम देख लिए थे, वो दिख रहा था। लेकिन अब दूसरी लाइन के दो पोषक तत्व बच गए, कौन कौन से? कैल्शियम और सल्फर। तो देखिए, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे के ऊपर वाले भाग पर दिखाई देते हैं। मेरे कर्सर को देखो, कैल्शियम ये ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा जब मेरा कर्सर चल रहा है। फिर सल्फर की कमी के लक्षण देखो, ये रहा सल्फर, पौधे के ऊपर वाले पोर्शन पर इसकी कमी या अधिकता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यानी दूसरी लाइन के दो पोषक तत्व, पहला और लास्ट का, यानी कैल्शियम और सल्फर लास्ट का, दोनों की कमी के लक्षण ऊपर दिखाई देते हैं। इसका मतलब नीचे जो दिखाई दे रहे थे चार, वो मोबाइल प्रकार के पोषक तत्व है, गति करने वाले पोषक तत्व है, चल पोषक तत्व कहलाते हैं। उनकी कमी के, चारों की अधिकता की कमी के लक्षण नीचे दिखाई देते हैं, और जो चार है उनके ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो दो का तो मैं दिखा दिया, कैल्शियम का और सल्फर का, और दूसरे देखते हैं। अब दूसरी लाइन भी कंप्लीट होगी, तीसरी लाइन में आओ। तीसरी लाइन का पहला अक्षर है एफ ही। तो देखिए आप, ये रहा एफ ही, फेरस। फेरस की कमी के लक्षण पौधे के ऊपर वाले भाग में दिखाई देते हैं। फेरस हो गया एफ ही। तो मैंने बोला था तीसरी लाइन में कौन कौन से पोषक तत्व है? एफ ई, एम एन, जेड एन, सी यू, सी एल, एम ओ, बी। तो बी लास्ट वाला पोषक तत्व, इसको भी देखो। तो देखिए, ये रहा बी, ये बोरोन रहा। तो देखिए, दूसरी लाइन का पहला और लास्ट का अक्षर, और तीसरी लाइन का पहला और लास्ट का अक्षर, इन चारों पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के लक्षण पौधे के ऊपर वाले भाग पर दिखाई देते हैं। यानी ये इमोबाइल है, बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं। पौधा नीचे से जमीन से खींचता है और खींच करके ला करके ऊपर छोड़ता, तो ऊपर के ऊपर ही ठहर जाते हैं। इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है पौधे में घूमे करे, गति करे ना। इसलिए इन चारों की कमी के लक्षण पौधे के ऊपर वाले पोर्शन पर दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखना है, चार की कमी के लक्षण, अधिकता के लक्षण नीचे दिखाई देंगे, चार की कमी अधिकता के ऊपर दिखाई देंगे। जो बाकी बच गए उनको बीच में छोड़ दो। तो इसका मतलब बीच वाले मॉडरेट मोबाइल, यानी थोड़ी सी गति करने वाले, हल्का फुल्का चल लेते हैं। इसलिए पौधे ने तो पकड़ करके ऊपर तक खींचा, ऊपर नहीं ठहरे और बीच में आकर के रुक गए कि हम तो यहीं रुक जाएंगे, चलो। तो इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण या अधिकता के लक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए आप, एमएन है, जेडएन है, सीयू यानी कॉपर है, और एमओ मोलिब्डेनम है। इन चारों पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बीच वाले पोर्शन पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण, अधिकता के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। तो ये तो आपके पहला फिट हो गया कि पोषक तत्वों की कमी और अधिकता के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, नीचे, बीच में या ऊपर। वो तो समझ में आ गया। अब बात यह है कि कैसे दिखाई देते हैं। प्रश्न ये है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे दिखाई देते हैं। तो इनकी कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं अभी मैं बताता हूँ। बीच में एक बात आपसे कर लूँ कि जब भी आप सॉइल सैंपल चेक करवाओ, मिट्टी का नमूना चेक करवाओ, लेबोरेटरी के अंदर दो, तो लेबोरेटरी के अंदर एक कार्ड आपको वो है बाद में देते हैं, एक चार्ट देते हैं, उस चार्ट में आप मिलान किया करो। मान लीजिए आपके नाइट्रोजन की मात्रा देखिए, यहाँ पर इस चार्ट में देखो, नाइट्रोजन है, अवेलेबल नाइट्रोजन किलोग्राम प्रति हेक्टर। यदि 250 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से भी कम है, यानी एक हेक्टर में 250 किलो से कम मात्रा आ रही है ना आपकी रीडिंग में, तो समझना कमी है, वहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति करो आप। लेकिन 250 से 500 किलो एक हेक्टर में आपकी मात्रा दिखाई दे रही है, तो उस केस में नाइट्रोजन, यूरिया खाद वगैरह या कोई सा भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप किस बिहार पर कह देते हैं हम यूरिया देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं करना चाहिए।
आप इस रीडिंग को पढ़ो, ये रीडिंग 200 से 250 से 500 तक आ गई, तो इस जगह आपको कुछ नहीं देना है, कोई कमी नहीं है, आपकी ज़मीन में खूब है नाइट्रोजन। और तीसरी बात, तीसरी जगह चलो, देखो हाई लिखा हुआ है, 500 किलो प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा आपकी रीडिंग आ रही है, और इस केस में आपने और नाइट्रोजन दे दिया तो समझो गए काम से। कैसे? नाइट्रोजन पौधों में हरा रंग बनाती है, पौधों को ग्रीन करती है, और आपने यदि इसकी मात्रा दे दी तो इसकी मात्रा ज़्यादा जाने से पौधे ज़्यादा गहरे हरे रंग के हो जाएंगे, तो कीड़ा बीमारी आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा, उनका संक्रमण हो जाएगा। इसलिए तो दो नुकसान हो गए, एक तो आपने उनको बेवजह ही बुला लिया कि आओ मेरी फसल तैयार आपके लिए खाओ, और एक आपके पास में पैसा था जेब में, उसको आपने अनावश्यक रूप से जो खर्चा कर दिया। तो क्यों किया आपने ऐसा? बिल्कुल ये कि ये कहानी सारे पोषक तत्वों में है। तो मैंने यहाँ पर इस चार्ट के अंदर लिख रखा है कि फास्फोरस का, पोटाश का, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, इनकी ये मात्रा है ना, ये लो लिखा हुआ है, मेरा जहाँ कर्सर चल रहा है, ये मात्रा रहती है तो आपको देने की जरूरत है। और मीडियम ये मात्रा यदि इनकी रहती है तो आपको बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं करना है, फर्टिलाइजर नहीं देना है। और यदि ये मात्रा आ गई तो बिल्कुल भी नहीं देना। यदि इस केस में दे दिए तो आप समझना आपने पौधे को ये पोषक तत्व देके ज़्यादा जहरीला कर दिया है। ज़्यादा मात्रा जाने का मतलब है टॉक्सिसिटी आना, विषाक्तता बोलते हैं उसको पौधे के अंदर। जैसे समझाने के लिए आपको कहूँगा, आप शादी ब्याह में गए थे, खाना अच्छा बना था, आपने ज़्यादा खा लिया, थोड़ा कंट्रोल नहीं रखे, तो क्या हुआ, आपकी टॉक्सिसिटी कैसे होगी? घर आते ही उल्टी हो जाएगी आपको, मेरा जी घबरा रहा, उल्टी होने को है। ये क्यों हो गया? आपने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा टेस्टी खाना था इसलिए। तो वो केस नहीं होना चाहिए। यानी ज़्यादा लेना भी गलत है, कम लेना भी, कम रहना भी गलत है। आपने खाया ही नहीं कुछ भी तो वो तो गलत है फिर। तो ठीक ठीक खा लो, तो ठीक ठीक बीच वाली चीज़ है, उस हिसाब से प्लांट्स को भी अपन देवें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस चार्ट के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी कमी है? देखिए, नीचे की पत्तियों की बात मैं आपको किया था, नीचे की पत्तियां पीले कलर की हो जाती है तो समझ जाओ कि नाइट्रोजन का कमी है। नीचे की पत्तियों के जो ये एक टिप है ना, ये आगे वाला सिरा या ये साइडों में कोने, इन कोनों के ऊपर जो है स्कॉर्चिंग हो जाए, धब्बे टाइप से बन जाए तो समझ जाना नाइट्रोजन का कमी है। या पौधा बोना रह जाए तो समझना नाइट्रोजन की कमी है। ये नाइट्रोजन को पहचानने के लक्षण है। यदि मान लो नाइट्रोजन की कमी नहीं है, आपने ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दिया तो अधिकता होगी, तो अधिकता के केस में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिए तो पौधा ज़्यादा गहरे कलर का हो जाएगा। आप देख रहे हैं प्लांट ज़्यादा गहरे कलर का हो गया, देखो ये तो हल्का कलर का हो गया और ये देखो गहरे कलर का हो गया। गहरे कलर का हो गया तो ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, यानी वानस्पतिक बढ़वार ज़्यादा होगी। मान लो पौधे में बढ़वार ज़्यादा होगी, वानस्पतिक बढ़वार ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन तो कम आएगा। बढ़वार ले लो, फिर आप लेना चाहते हो तो खूब ले। तो ध्यान रखना कि बढ़वार तो कम रहे, उत्पादन ज़्यादा आए, ये ध्यान रखना अपने को। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति ज़्यादा नहीं करनी है। बढ़वार ज़्यादा होगी, गहरे रंग का हो गया, कीड़ा बीमारी आ जाएगा। बढ़वार ज़्यादा हो गई, उत्पादन कम आएगा और कीड़ा बीमारी इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको समझते हुए हर पोषक तत्व के अंदर यही चीज़ें लागू होगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही फास्फोरस में दूसरे पोषक तत्व में देखो आप, जड़ और तना, जो ऊपर का शीर्ष भाग है ना पौधे का, नीचे का जड़ और ऊपर का शीर्ष भाग, ये क्या है? छोटे रह जाते हैं, बोने टाइप के रह जाते हैं। पत्ती को हम देखते हैं, पत्ती के बीच की ये जो शिराएं है ना, ये ब्लूइश ग्रीन यानी नीली हरी या पर्पल कलर की हो जाती है। ये धारियां, पत्ती की धारियां, पत्ती में शिराएं इनको बोलते हैं, वेन्स। ये पत्ती को आप नीचे देखो तो कौन सी पत्ती? पौधे के नीचे वाली। मैंने कहा था कि इनकी कमी के लक्षण नीचे दिखाई देते हैं, इसलिए नीचे की पत्तियों को देखना, ऊपर वाली नहीं। ठीक, अब इस टाइप की दिखाई देती। दूसरा क्या रहता है कि ये पुरानी पत्तियां ना,
मेच्योर होने से यानी पूरी आकृति लेने से, पूरी साइज लेने से, आकार लेने से, पूरा आकार लेने से पहले ही नीचे गिर जाती है। मान लो पत्ती गिर गई तो फिर तो गलत हो गया। कैसे कि पत्ती गिर गई तो खाना कहाँ बनेगा जी? एक पौधा है उसमें सारी पत्तियां नीचे गिर गई, खाना कहाँ बनेगा? तो देखो कितना नुकसान हो जाता है इस कमी के केस में। पत्ती गिरना, नीचे की पत्तियों का गिरना, इसका मतलब फास्फोरस की कमी है। जड़ का और शीर्ष भाग का जो है छोटा रह जाना, बोना रह जाना, वो इसकी कमी का लक्षण है। और यदि हम देखते हैं तो पौधे की पत्ती है ये लीफ मार्जिन, ये इसमें भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो समझना चाहिए कौन सी पत्तियां नीचे वाली, तो समझना चाहिए फास्फोरस का कमी है। ये कमी के लक्षण आगे ऐसे एक के बाद में एक पहचानना आना चाहिए। दूसरी चीज, मान लो फास्फोरस की अधिकता है तो आप उस केस में देखते हैं कि आपने ज्यादा फास्फोरस दे दिया, तो फास्फोरस ज्यादा जाती क्या कहता है? आयरन को, जो तीसरी लाइन में पहला ही पोषक तत्व Fe, और Zn जिंक, आयरन यानी लोहा और जिंक, इन दोनों को यह कहता है कि तुम बिल्कुल भी पौधे के अंदर मत आना, मैं ज्यादा मात्रा में हूं। इसने धमकी दे दी उनको कि तुम मत आना, मैं हूं अंदर। यानी पौधे ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, इनको हम बाहर देख नहीं सकते, अंदर के खेल है सारे। तो ये कहना क्या चाह रहा हूं कि पौधे में फास्फोरस की कमी नहीं थी, फास्फोरस आपने ज्यादा दे दिया बिना सोचे समझे, बिना कुछ जांच करवाए। फास्फोरस की मात्रा ज्यादा चली गई तो जमीन में दोनों पोषक तत्व पड़े हुए थे, लेकिन इस फास्फोरस ने उन दोनों पोषक तत्वों को, कौन कौन से वाले को? फेरस को और जिंक को धमकी दे दी कि तुम जो है अंदर नहीं आओगे। तो वो बेचारे आने के लिए तो तैयार थे, जमीन में थे, लेकिन वो ज्यादा होने से, फास्फोरस ज्यादा होने से इनको नहीं आने दे रहा। तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी यानी कृत्रिम कमी पैदा हो गई। थे जमीन के अंदर, नहीं लेने दे रहा, ये खुद ज्यादा हो गया, इसलिए ये कह रहा मैं हूं ज्यादा, तो मैं नहीं आने दूंगा आपको। ऐसे पोषक तत्वों की जो है आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा कर दी जाती है। ये खेल समझ में आना चाहिए। सारे पोषक तत्वों की कमी और अधिकता के लक्षण होते हैं। कमी में तो पौधा वैसे ही मारा जाता है, अधिकता आपने पोषक तत्व की करवा दी तो किसी दूसरे पोषक तत्व को धमकी दे सकता है। बेचारा आने वाला था, धमकी की वजह से वो नहीं आता है। यही खेल अंदर चलते रहते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत हिसाब से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम इस इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को सही करके बेवजह जो पैसा खर्च करते हैं, बेवजह फर्टिलाइजर डालते हैं, उनके अंधाधुंध प्रयोग को रोक सके। तीसरे पोषक तत्व की बात करते हैं, पोटास। पोटास में जो पत्तियों का किनारा है वो सूखने लग जाता है, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाती है, फोल्ड होने लग जाती है। सबसे अच्छा देखने का तरीका है इसका, कौन सी पत्तियां, ध्यान रखना है, पौधे में नीचे वाले पोर्शन की पत्तियां किनारे सूखने लग जाए, ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाए, तो समझ जाओ पौधा पोटाश की कमी रख रखा है, इसको पोटाश देना है। दूसरा, यदि पौधे के अंदर नोड्स होते हैं, जैसे इस अंगुली के यहाँ पर ये नोड है, ये है, इनके बीच की जगह, इन इंटरनोड बोलते हैं, इनके बीच की जगह छोटी रह जाए, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रहे और छोटी हो जाए, यानी इंटरनोड्स के बीच की जगह और छोटी हो जाए, नोड्स है, नोड्स के बीच की जगह इंटरनोड छोटा हो जाए। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। पौधा झाड़ी रूप में रह जाए तो समझ में आना चाहिए कि पोटाश का कमी है। कई लोग कहते हैं सर ये उठ ही नहीं रही, ये झाड़ी टाइप का हो गया पौधा, इसमें क्या कमी है? इसका मतलब पोटाश का कमी है, पोटाश देना है वहां पर। तो ऐसे पोटाश की कमी को आराम से जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, जाना जा सकता है। चाहे आपका बगीचा हो, चाहे फल सब्जियां, फूल, कुछ भी हो, फूल फल सब्जियां जो भी है, उनमें जो है ये डिफिशियंसी के ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं, उनको आपको पहचान करना आना चाहिए।
ऐसे ही यदि मान लीजिए किसान को ध्यान नहीं था, पोटाश की कोई कमी नहीं थी, उसने ज़्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा? पोटाश जैसे ही ज़्यादा देता है तो इसकी ज़्यादा मात्रा होने की वजह से ये धमकी दे देता है दो पोषक तत्वों को। उसमें कौन कौन है? पहला है मैग्नीशियम और दूसरा है कैल्शियम। मैग्नीशियम का काम क्या? पौधे में खाना बनाने का। और कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम पैक्टेट बनाने का। कि पौधे के अंदर कैल्शियम पैक्टेट बनेगा तो कोशिका भित्ति बनेगी, सेल वॉल जिसको बोलते हैं, वो बनेगा। और वो बनेगा तो बढ़िया रहेगा। और यदि इसकी कमी रह जाती है, आपने अनार लगा रखा है, अनार फटने लग गया, तो इसकी मतलब इसकी कमी है, इसलिए अनार फट गया है। फल फटने लग जाते हैं कैल्शियम की कमी से। और भी कारण होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर आपको बताया हूँ। तो जैसे ही पोटाश की मात्रा ज़्यादा जाती है, पोटाश कहता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आप दोनों ज़्यादा मत आना। आप दोनों बिल्कुल भी नहीं आओगे, मैं ज़्यादा हूँ इसलिए। आपको आना ही नहीं है। तो बेचारे ज़मीन के अंदर पड़े हुए थे, किसान ने दे दिया था, लेकिन पौधा अपटेक नहीं कर रहा है। इस प्रकार की समस्या आती है। तो देखिए, बड़े ध्यान से इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट वाले चैप्टर को समझ करके और फिर जो है हमारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं आपको क्या क्या बता दिया। ज़्यादा एक साथ पढ़ोगे, सुनोगे तो दिमाग में सारी चीज़ें नहीं उतरेगी, भूल जाओगे। इसलिए हम दूसरे वीडियो में बाकी पोषक तत्व जो है उनकी कमी के अधिकता के लक्षण और फिर उनको अप्लाई करने का तरीका, उनकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में आपके सामने ले करके आऊँगा, क्योंकि टाइम इसमें भी खूब लग गया है। तो हमेशा ध्यान रखो कि मिट्टी को, पानी को सबसे पहले जांच कराओ, उनका पीएच ईसी चेक करो, मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से अवेलेबल है उनको चेक कराओ, मिट्टी की प्रॉपर्टी कौन कौन सी किस किस टाइप की उसको देखो, न्यूट्रेंट्स को, अलग अलग न्यूट्रेंट्स को दो तरीके से दो ताकि आईएनएम हो, पोषक तत्व किस टाइप के हैं, चल है, अचल है, मॉडरेट चल है, जो भी है उनका पता रखो। पोषक तत्वों की कमी और अधिकता के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं, उनका पता करो, कितना कितना रेंज हो, ये ऐसे सब चीज़ों का ध्यान रखो। इसी पैटर्न पर हम दूसरे पार्ट में भी आगे बढ़ेंगे। जो किसान इन सब चीज़ों को समझ करके काम करता है वो कभी भी खेती में मात नहीं खाता है। हम भी रोज़ जो है दाल ही दाल नहीं खाते, कभी दाल खाते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी चावल लेते हैं, कभी फ्रूट्स लेते हैं, कभी मीठा लेते हैं, कभी दूध लेते हैं, कभी दही लेते हैं, छाछ लेते हैं। हम रोज़ हेर फेर करके जो खाते हैं, ऐसे ही प्लांट को भी ज़रूरत पड़ती है हेर फेर करके दिया जाए, अलग अलग टाइप से उसको अवेलेबल करवा जाए, ताकि उनमें डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी ना बढ़े, सारी चीज़ें संतुलित अनुपात में मिलती रहे। आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुना, आप सभी का लॉट ऑफ थैंक्स। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ में, इसी का जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके साथ में मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।